तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देखिए एक बड़ी खबर के बारे में जिसका असर जो है डेफिनेटली यहाँ पर नेगेटिव रहने वाला है ग्लोबल मार्केट्स में और पर्टिकुलरली यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इंडिया की। ग्लोबल मार्केट्स में अनसर्टेनिटी का दौर दोस्तों जो है खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और यहाँ पर एक और ऐसी खबर आ चुकी है जिसका असर हमको देखने को मिलने वाला है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों मार्केट्स में हमको देखिए प्रेशर आता हुआ देखने को मिल सकता है। स्पेशली मैं अगर इंडिया की बात करूं तो यहाँ पर वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इम्पैक्ट को हम पूरा समझने वाले हैं, पूरी सिचुएशन को एनालाइज करने वाले हैं, कौन सी कंपनीज जो है इम्पैक्ट यहाँ पर होने वाली है पॉजिटिवली नेगेटिवली, सारी चर्चा करेंगे। कौन से सेक्टर पर हमको ध्यान देना है, काफ़ी सारी बातें करने वाले हैं। वीडियो को दोस्तों पूरा ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर हम बात करें दोस्तों एक बड़ी खबर की जो कि कल के दिन हमको आती हुई देखने को मिली है, वो है इंडोनेशिया बैन पाम ऑयल एक्सपोर्ट्स एज ग्लोबल फूड इन्फ्लेशन स्पाइक। जी हाँ दोस्तों, देखिए अभी जैसे मैंने बात करी कि ग्लोबल लेवल पे हमको अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है, इन्फ्लेशन की जो यहाँ पर खबर है वो यहाँ पर हमको और भी बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है और इन्फ्लेशन की वजह से ही मार्केट्स में हमको इतना प्रेशर देखने को मिल रहा है। इन्फ्लेशन की वजह से ही फेड यहाँ पर अग्रेसिव हो रहा है इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने के लिए। और अभी एमपीसी की जो हाईलाइट आई है उसमें भी यहाँ पर अब जो है गवर्नमेंट यहाँ पर फोकस कर रही है, इन्फ्लेशन को कम करने को लेकर यहाँ पर बात कर रही है, क्योंकि अब यहाँ पर जो है मामला सर के ऊपर जा चुका है। WPI अगर आप देखें तो 15% के आसपास चल रहा है। CPI अगर आप देखें तो आई थिंक 7% के आसपास चल रहा है, जो हमारा टॉलरेंस बैंड है उससे भी अब यहाँ पर ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। और यही चीज़ हाईलाइट करी है एमपीसी में भी। अब इस खबर की यहाँ पर क्या इम्पैक्ट है ग्लोबल मार्केट्स में, इंडिया पे स्पेशली, तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंडोनेशिया ने यहाँ पर पाम ऑयल बैन कर दिया है। और पाम ऑयल की जब हम बात करते हैं तो इंडोनेशिया सबसे बड़ा पाम ऑयल एक्सपोर्टर है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा पाम ऑयल एक्सपोर्टर है इंडोनेशिया। करीब करीब दुनिया भर में 60% जो पाम ऑयल एक्सपोर्ट है वो इंडोनेशिया ही करता है। उसके बाद मलेशिया आता है अराउंड 25% के आसपास। उसके बाद हमको थाईलैंड देखने को मिलता है। थाईलैंड ने कुछ टाइम पहले यहाँ पर एक्सपोर्ट बैन किया था, अब यहाँ पर इंडोनेशिया ने कर दिया, क्योंकि इंडोनेशिया की जो डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं वो यहाँ पर काफ़ी उभरते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर प्राइस कंट्रोल करने के लिए जो है डोमेस्टिक डिमांड को बनाए रखने के लिए यहाँ पर जो है बेसिकली एक्सपोर्ट बैन कर दिया है। तो अब यहाँ पर इंडिया पे क्या असर पड़ेगा इसका, देखिए इंडिया दोस्तों पाम ऑयल का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया पाम ऑयल का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। टोटल इंपोर्ट्स में मैं यहाँ पर एडिबल ऑयल की बात करता हूँ तो पाम ऑयल का जो इंपोर्ट है वो अराउंड 60% के आसपास होता है। ऑलरेडी रशिया यूक्रेन के बीच जो वॉर है, सोयाबीन ऑयल के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं रशिया और यूक्रेन, ये ऑलरेडी सप्लाई यहाँ पर डिसरप्ट हो रखी है। अब यहाँ पर जब पाम ऑयल एक्सपोर्ट बैन हो रहा है तो अगेन ग्लोबल मार्केट्स में तो असर पड़ने ही वाला है, इंडिया में सबसे ज़्यादा असर पड़ने वाला है, क्योंकि इन्फ्लेशन की मार को हम ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सह रहे हैं। तो अगेन ये हम जैसे दोस्तों देखिए कंज्यूमर्स के लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लेशन हमको और बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, महंगाई और बढ़ती हुई हमको देखने को मिलेगी। और एडिबल ऑयल का जो इन्फ्लेशन है वो लगातार हमको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और जो कुकिंग ऑयल है, एडिबल ऑयल है, उसके प्राइसेस हमको और बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। और जैसे ये पाम ऑयल एक्सपोर्ट्स की बैन की खबर आई तो यहाँ पर सोयाबीन ऑयल या फिर दूसरे जो ग्राउंडनट ऑयल है उनके प्राइसेस में हमको बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ये आप दोस्तों देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी यहाँ पर हमको खबर देखने को मिल रही है। इंडोनेशिया गवर्नमेंट ने यहाँ पर बेसिकली अंडर प्रेशर टू कंट्रोल कुकिंग ऑयल प्राइसेस यहाँ पर पूरा एक्सपोर्ट ही बैन कर दिया है। तो ये एडिबल ऑयल मार्केट्स के लिए अगेन एक बहुत ही बुरी खबर हमको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अब इंडोनेशिया सबसे बड़ा इंपोर्टर है, तो अब यहाँ पर डेफिनेटली मलेशिया और थाईलैंड से हम इंपोर्ट करते हुए देखने को मिलेंगे, लेकिन इनका जो कंट्रीब्यूशन है इंपोर्ट में वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू इंडोनेशिया। तो इसीलिए इंडोनेशिया का इतना बड़ा महत्व है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि इंडोनेशिया द वर्ल्ड्स टॉप पाम ऑयल प्रोड्यूसर अनाउंस प्लान टू बैन एक्सपोर्ट्स ऑफ द वाइडली यूज्ड वेजिटेबल ऑयल फ्राइड इन शॉक मूव दैट कुड फर्दर इन्फ्लेम सर्जिंग ग्लोबल फूड इन्फ्लेशन। तो इसकी वजह से हमने यहाँ पर देखा कि जो मार्केट्स हैं वो हमको गिरते हुए देखने को मिल रहा है। डाउ जोन्स आप देखिए, S&P नेस्डैक स्मॉल कैप देखिए 2-2.5-3% तक हमको कल की डेट में यहाँ पर गिरते हुए देखने को मिल रहा है। तो भारी गिरावट हमको ग्लोबल मार्केट्स में होती हुई देखने को मिल रही है। यूरोप मार्केट्स में आप देखिए बहुत ही रेड हमको देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर दोस्तों चिंता के संकेत हमको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ से अग्रेसिव इंटरेस्ट रेट हाइक होती हुई देखने को मिलेगी टू कर्व डाउन द इन्फ्लेशन। अब यहाँ पर इंडिया भी आपको यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाता हुआ देखने को मिलेगा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो अगेन ये एक यहाँ पर हमको डेफिनेटली एक नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है, जिसका असर हमको स्टॉक मार्केट पे डेफिनेटली देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो उसका क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, बेसिकली देखिए
कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो है हमको यहाँ पर डिक्लाइन होती हुई देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक तो वैसे ही इनपुट कॉस्ट का पहले ही प्रेशर चल रहा है, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस आप देखिए आसमान छू रहे हैं, तो वो प्रेशर ऑलरेडी है। अब यहाँ पर जब इनपुट रेट बढ़ जाएंगी, मतलब बेसिकली जब कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि अब यहाँ पर लैंडिंग रेट्स भी बढ़ाएंगे बैंक जब इंटरेस्ट रेट हाइक होगी, तो यहाँ पर डबल प्रेशर पड़ेगा कंपनीज पे। तो ये एक खतरे के संकेत हैं मेरे ख्याल से, तो आप यहाँ पर इस पर ज़रूर नज़र रखिए। अब यहाँ पर कौन सी कंपनीज हैं जिनको असर पड़ेगा, एक बार हम टेक्निकल चार्ट पे देखते हैं। तो ऑलरेडी जैसे कि मैंने बात करी दोस्तों, देखिए टेक्निकल चार्ट आप देखिए, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं तो ऑलरेडी हायर लोज हमको बनते हुए देखने को मिल रहा है। पहले ये हाई था, फिर लोअर हाई बना, फिर इससे लोअर हाई हमको यहाँ पर बनता हुआ देखने को मिल रहा है, और लोअर लोज की श्रृंखला भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। पहले ये लो था, ठीक है, उसके बाद लोअर लो, फिर उसके बाद ये लो बनता हुआ देखने को मिला, अब ये लो बनता हुआ देखने को मिला। तो अगर ये सिचुएशन ग्लोबल मार्केट्स में हमको यूं ही चलती हुई देखने को मिली, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मार्केट 16,000 की रेंज में भी हमको आता हुआ देखने को मिल सकता है, जो कि करीब अभी करंट लेवल से 17,000 से 16,000, तो करीब 210% आप मान के चलिए यहाँ से मार्केट और गिर सकता है। ये अजम्पशन है, देखना पड़ेगा यहाँ पर इंडोनेशिया यहाँ पर कब तक ये बैन करके रखता है, ये जो सिचुएशन है, एक्सपोर्ट बैन है, कब तक यहाँ पर चलता है, क्योंकि इंडोनेशिया भी ज़्यादा दिन यहाँ पर एक्सपोर्ट को यहाँ पर बेसिकली बैन नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि उसको भी यहाँ पर अपनी कंट्री चलानी है। अगर वो ज़्यादा दिन यहाँ पर एक्सपोर्ट बैन करेगा तो उसकी कंट्री में भी यहाँ पर प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि इनका जो ज़्यादातर रेवेन्यू है वो जो है पाम ऑयल एक्सपोर्ट से ही आता है। क्योंकि पहले भी इन्होंने किया है, इंडोनेशिया ने पहले भी किया है, पहले इन्होंने आई थिंक 2 से 3 महीने में यहाँ पर बंद जो है एक्सपोर्ट हटा लिया था, बैन हटा लिया था। अब की बार देखते हैं, अभी तक यहाँ पर 28 अप्रैल से चालू होगा ये जो है बैन 28 अप्रैल से चालू होगा। देखते हैं हमारी भारत की सरकार यहाँ पर क्या करती है क्या नहीं करती है इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए। हालांकि गवर्नमेंट ऑलरेडी अपने लेवल पे काफ़ी कुछ कर रही है। यहाँ पर हम बात करें तो वायदा बाजार की बात करते हैं, या फिर हम जो है इम्पोर्ट ड्यूटीज़ की बात करते हैं, तो उन्होंने अपने लेवल पे काफ़ी कुछ किया है। लेकिन अगर इंटरनेशनल मार्केट्स में ही ऐसी सिचुएशन बनती हुई हमको देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर लेट्स सी यहाँ पर गवर्नमेंट इसको किस तरीके से एड्रेस करती है। तो यहाँ पर मैं बात करता मार्केट की, तो मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों, यहाँ पर कौन कौन 10% की गिरावट के लिए रेडी है, अपने पोर्टफोलियो में कौन यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए रेडी है, कौन यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, कौन यहाँ पर स्पेकुलेटर है। यहाँ पर हमको पता चलने वाला है आगे आने वाले 3 से 6 महीनों में। मुझे लगता है ये मैं आपको कई दिन से बता रहा हूँ कि कीप कैश फॉर क्रैश। जी हाँ दोस्तों, कीप कैश फॉर क्रैश। ग्लोबल मार्केट्स में भी प्रेशर है, आप देख सकते हैं डाउ जोन्स, यूरोप मार्केट्स काफ़ी बुरी तरीके से हमको गिरते हुए देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। तो इसका असर हमको इंडिया में भी पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर कौन सी कंपनीज हैं जिन पर असर पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है, तो देखिए दोस्तों, हमको पता है यहाँ पर एडिबल ऑयल की जब हम बात करते हैं, तो अभी हम सभी को पता है अडानी विल्मर यहाँ पर बहुत तेज़ी से भाग रहा है। रुचि सोया आप देखिए बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं, क्योंकि बेसिकली ये यहाँ पर बड़े प्लेयर्स हैं इंडिया में। और जब यहाँ पर पाम ऑयल का एक्सपोर्ट बैन हो गया है, तो उसकी वजह से जो सोयाबीन ऑयल है, इनके फ्यूचर्स हमको काफ़ी तेज़ी से उछलते हुए देखने को मिले हैं, और यहाँ पर ये बड़े प्लेयर्स हैं। तो बेसिकली इनको बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है। जैसे ऑल्टरनेट यहाँ पर कोई भी एडिबल ऑयल बैन होता है, तो उसका जो ऑल्टरनेट सोर्स है उसमें हमको प्राइसेस में जंप देखने को मिलता है। तो अडानी विल्मर, रुचि सोया के अगर देखिए इनके पास अभी भी इन्वेंट्री बची हुई है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये इन्वेंट्री को यूज़ करें, क्योंकि ऑलरेडी सप्लाई चेन डिसरप्ट हो चुकी है ग्लोबल लेवल पे रशिया यूक्रेन की वजह से। तो अगर अभी भी इनके पास इन्वेंट्री है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ये अभी और भागते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो इनका रनअप अभी यहाँ पर शुरू, मेरे को लगता है कि यहाँ पर अभी भी कंटिन्यू रह सकता है। यहाँ पर अभी कोई भी जो है प्रेशर के संकेत हमको अडानी विल्मर उच्च सोया में देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टेड हैं इस रैली का आप फायदा उठा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए लॉन्ग टर्म की बात करें तो यहाँ पर हमेशा मार्जिन ही सस्टेनेबल रहने वाले नहीं है, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन हमेशा डिस्टर्ब रहने वाली नहीं है। यहाँ पर कभी ना कभी तो वो इंप्रूव होगी, तो उसके बाद अगेन हमको मार्जिन इनके डाउन आते हुए देखने को मिलेंगे, और प्राइस में भी उसी तरीका हमको रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो अडानी विल्मर उच्च सोया यहाँ पर मेरे ख्याल से एक अच्छे बेनिफिशियरी यहाँ पर नजर आते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कौन सी वो और कंपनीज है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 2 कंपनीज मैं आपको बताऊंगा, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट और फाइन ऑर्गेनिक्स जो है फाइन ऑर्गेनिक। ये 2 कंपनीज भी बेसिकली ओलियो केमिकल कंपनी है, ठीक है। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट बात करें तो वन ऑफ द बिगेस्ट सर्फेक्टेंट प्लेयर है। एफएमसीजी जितनी भी कंपनीज हैं उनको यहाँ पर जो है उनके सप्लायर है। फाइन ऑर्गेनिक की बात करें तो ये भी जितने भी कंज्यूमर प्लेयर्स हैं उनके सप्लायर हमको देखने को मिलते हैं। तो ये भी इनका जो बेसिक रॉ मटेरियल वो है पाम ऑयल, ठीक है। इन दोनों का ही पाम ऑयल बेसिक रॉ मटेरियल है। हालांकि फाइन ऑर्गेनिक की बात करें तो 70% ये डोमेस्टिकली ही सोर्स करते हैं, बाकी 30% ये इम्पोर्ट करते हैं। अब ये देखना पड़ेगा ये इंडोनेशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि मेरे ख्याल से यहाँ पर ये डाइवर्सिफाइड है, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड से ये जो है इंपोर्ट कर रहे हैं। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट भी इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड
थाईलैंड से इंपोर्ट कर रही है, तो इनके जो इनपुट प्राइसेस हैं इनमें प्रेशर देखने को मिलेगा। और अगर ये इनपुट प्राइसेस इनके बढ़ेंगे तो अगेन ये एफएमसीजी कंपनीज़ के लिए मेरे ख्याल से नेगेटिव है, क्योंकि एफएमसीजी कंपनीज़ के लिए सप्लायर हैं, तो अगर ये कॉस्ट को अपने अपने एंड कस्टमर्स पे पास ऑन करते हैं तो एफएमसीजी कंपनीज़ के लिए अगेन ये एक प्रेशर की बात होगी, क्योंकि उनके लिए इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी, तो यहाँ पर इन कंपनीज़ में हमको और भी दबाव आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको दोस्तों उन कंपनीज पे बैट करना है फॉर द लॉन्ग टर्म जिनके पास प्राइसिंग पावर है, जो एंड कस्टमर्स पे यहाँ पर प्राइस को पास ऑन कर सकते हैं और जिनके पास प्राइसिंग पावर है, तो वही मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को यहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे, लॉन्ग टर्म में वही यहाँ पर टिक पाएंगे, वही यहाँ पर जो है लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल हमको यहाँ पर रिटर्न बना के दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एफएमसीजी सेक्टर में अच्छी कंपनीज की, जैसे कि एचयूएल। अब आप बोलेंगे एचयूएल में तो ऑलरेडी गिरावट है, लेकिन दोस्तों एचयूएल में जो गिरावट है ना वो मुझे लगता है कि ज़्यादा दिन नहीं रहने वाली। यहाँ पर इनके पास प्राइसिंग पावर है, ये एंड कस्टमर्स पे प्राइस जो है पास ऑन कर सकते हैं, ऑलरेडी इन्होंने कर दिया है। कई मतलब पिछले 2 क्वार्टर में इन्होंने लगातार 2-3 बार प्राइस पास ऑन किए हैं कस्टमर्स पे। जो इनके सप्लायर्स हैं जो यहाँ पर ऑलरेडी अच्छी रिलेशनशिप है, जैसे गैलेक्सी सर्फेक्टेंट, तो वो भी कर रहे हैं। तो ये कंपनीज ऐसी है जो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर पाएंगी। साथ ही साथ जो है एचयूएल हो गया, ठीक है, टाटा कंज्यूमर या फिर नेस्ले वगैरह हो गया, ये कंपनीज लॉन्ग टर्म में टिकी रहेंगी। लेकिन जो छोटी कंपनीज हैं वो यहाँ पर इस इन्फ्लेशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी, वो यहाँ पर प्राइस को पास ऑन नहीं कर पाएंगे, तो वो हमको कंपनीज उनके मार्जिन बहुत ज़्यादा डिक्लाइन होते हुए देखने को मिलेंगे, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी हमको काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन होती हुई देखने को मिल सकती है, लेकिन ये कंपनीज टिकी रहेंगी। सेकंड बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर की। बैंकिंग सेक्टर मुझे लगता है तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त सेक्टर है अभी निवेश करने के लिए। फाइनेंशियल सेक्टर की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, बड़े प्राइवेट सेक्टर जो कंपनीज हैं उनमें यहाँ पर आपको निवेश ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगी तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है आरबीआई ऑलरेडी यहाँ पर जो है मनी मार्केट जो प्राइसेस हैं वो ऑलरेडी बढ़ा चुका है, ऑलरेडी यहाँ पर लैंडिंग रेट्स हमको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। तो बैंक अपने लैंडिंग रेट्स बढ़ाएंगी तो डेफिनेटली यहाँ पर इनको फ़ायदा मिलने वाला है, और बैंकिंग सेक्टर तो यहाँ पर ग्रो होगा ही होगा। यहाँ पर हम बात करते हैं क्रेडिट साइकिल रिवाइवल की, तो वो तो आने ही वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर इंटरेस्ट रेट हाइक होती है तब भी बैंकिंग सेक्टर के लिए फ़ायदा है, तो आपको यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर में ज़रूर निवेश करना चाहिए, जो अभी अंडर वैल्यूशन में हमको देखने को मिल रहा है। और आईटी सेक्टर में भी अब यहाँ पर अच्छी कंपनीज में हमको अच्छे प्राइसेस और यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, वहाँ पर भी आप निवेश कर सकते हैं। तो आपको ऐसी कंपनीज में आप बैट करना है जहाँ पर प्राइसिंग पावर हो, जो कंपनीज अपने इनपुट कॉस्ट को यहाँ पर पास ऑन कर पाए अपने एंड कस्टमर्स पर, तो ऐसी कंपनीज में आपको निवेश करना है। तो ये एक दोस्तों बड़ी नेगेटिव न्यूज़ है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। मार्केट्स में, ग्लोबल मार्केट्स में काफ़ी प्रेशर है, इन्फ्लेशन का काफ़ी प्रेशर, और इन्फ्लेशन इस न्यूज़ के बाद और बढ़ता हुआ हमको देखने को मिलेगा। बाकी लेट्स सी यहाँ पर किस तरीके से इस इन्फ्लेशन को एड्रेस किया जाता है, तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लगता है मार्केट्स में हमको गिरावट के लिए तैयार रहना चाहिए, और गिरावट यहाँ पर नहीं भी होती है तो मार्केट एक लॉन्ग टर्म मुझे लगता है टाइम करेक्शन में हमको जाता हुआ देखने को मिलेगा। और 2024 में जो यहाँ पर बेसिकली इलेक्शन होने वाले हैं वो भी एक बड़ा ट्रिगर होने वाला है अगले आने वाले 1.5 से 2 सालों में। बहुत सारे बड़े ट्रिगर्स हैं, इन्फ्लेशन की मैं बात यहाँ पर करता हूँ, साथ ही साथ मैं LIC IPO की बात करता हूँ, या फिर मैं और भी चीज़ों की बात करता हूँ जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ हैं, जो वॉर है उसको लेकर। तो रेडी रहिए दोस्तों, मार्केट में पोर्टफोलियो को बेचने की ज़रूरत नहीं है, अच्छी कंपनीज में निवेश कीजिए, अच्छे फ्रेंचाइजीज में निवेश कीजिए, अपने पास कैश रखिए क्रैश के लिए। मान के चलिए अगर यहाँ से 10% का गिरावट भी आता है तो आपको यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर मैं बात करता हूँ तो मार्केट हमेशा हमको ऊपर ही जाता हुआ देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म की हम यहाँ पर सोचनी है, हमको ऐसा नहीं सोचना है कि यार 1 साल में हमको यहाँ मार्केट से पैसा बनाना है, क्योंकि 1 साल में दोस्तों आप यहाँ पर मार्केट में गवा भी सकते हैं और कमा भी सकते हैं, लेकिन वहाँ पर एक सर्टेनिटी नहीं होगी। लेकिन लॉन्ग टर्म में सर्टेनिटी होगी, जहाँ पर आप वेल्थ बना के जाएंगे। शॉर्ट टर्म में पैसा बना पाएंगे लेकिन लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाएंगे, लेकिन अगर आप मार्केट में टिके रहे तो इसलिए आपको यहाँ पर पेशेंस रखना है, कन्विक्शन रखना है अपनी कंपनीज में। बिजनेस मॉडल को समझिए, रिसर्च कीजिए और यहाँ पर उसको होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये है दोस्तों अपडेट। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। आपका क्या सोचना है मार्केट में ये जो सिचुएशन है उनको लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।